Assalamualaikum students, welcome to the biology class. I am Shmail Ahmed, lecturer botany. आज हम चैप्टर नंबर 26 का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसके टॉपिक कुछ यूँ हैं। पहला टॉपिक आज का जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे मैन इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। सेकेंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में हम आज 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला की डेफिनेशन, सेकेंड उसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, एंड थर्ड वन इज अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स अकॉर्डिंग टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैन इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। कल के लेक्चर में जो हमारा चैप्टर नंबर 26 का पहला लेक्चर था, उसमें हमने एक्वाटिक इकोसिस्टम, उनकी टाइप्स और फ्रेश वाटर लेक इकोसिस्टम में जो जोन प्रेजेंट थे वहाँ पे एनिमल लाइफ और वहाँ की प्लांट लाइफ के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। आज का टॉपिक उसी पॉइंट से रिलेटेड ही है, विच इज मैन इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। पहले मैं आपको इस टॉपिक की डिटेल बता दूं कि इस टॉपिक में हम बेसिकली डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। मैन इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम का मतलब है कि एक्वाटिक इकोसिस्टम को इंसान ने किस तरह से डिस्टर्ब किया है। जो नेचुरली डेवलप इकोसिस्टम है विच इज एक्वाटिक इकोसिस्टम, इंसान उसको किस तरह से डिस्टर्ब कर रहा है। जैसा एज वी ऑल नो कि एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है जो कि प्योरली ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से ही इस प्लैनेट अर्थ को फेस करना पड़ रहा है, दैट इज अ पोल्यूशन फिनोमेना, राइट। जिसको हम डिफाइनिंग टर्म में कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि अगर किसी भी इकोसिस्टम की कोई भी फाउलिंग होती है ह्यूमन की एक्टिविटीज की वजह से या पॉल्यूटेंट की वजह से, उनको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। तो चूंकि हम एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में बात करें, लिहाजा हम यहाँ पे वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे। सो इट इज वन ऑफ द मेजर फिनोमेना विच इज मेनली कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। वाटर पोल्यूशन में खास करके हम दो बहुत अहम पॉइंट्स का जिक्र करेंगे। फर्स्ट वन इज एसिडिटी इन वाटर एंड सेकेंड इज यूट्रोफिकेशन। आपकी बुक में वैसे तो इसके अलावा और भी बहुत से इसके एक्टिविटीज ऐसी हैं ह्यूमन की जिसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम इफेक्ट हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक में जो हमारा पॉइंट है मैन इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, उसमें इन्हीं 2 पॉइंट्स का जिक्र किया गया है, लिहाजा मैं आपको इन्हीं 2 के बारे में डिटेल बताऊंगी। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हमारे पास पॉइंट आता है एसिडिटी इन वाटर। एसिडिटी इन वाटर में मोस्टली क्या होता है कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से पानी के अंदर बहुत हद तक जो है वो एसिड कंपोनेंट की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पानी की जो पीएच है वो अल्टीमेटली इफेक्ट होती है। एज वी ऑल नो, बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी, यू पीपल शुड नो दिस थिंग कि हर एक ऑर्गेनिज्म जिसमें मीडियम के अंदर रह रहा है, खास करके वाटर की अगर हम बात करें, तो उसकी एक अप्रोप्रिएट पीएच उनको रिक्वायर होती है अपनी डिफरेंट फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। तो अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल की बर्निंग से अगर वाटर की एसिडिटी बढ़ती है तो अल्टीमेटली एसिडिटी बढ़ने की वजह से वो वहाँ की जो एनिमल और प्लांट लाइफ है उनको भी इफेक्ट करेगा। इस पॉइंट में जो सबसे अहम मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया गया है और जिसके बारे में बहुत डिटेल गिवन है, दैट इज यूट्रोफिकेशन मैकेनिज्म, जिसको आम लफ्जों में हम एल्गल ब्लूम का नाम भी देते हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों को याद होगा कि हमने ऑलरेडी इस फिनोमेना के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था वहाँ पे एल्गल ब्लूम के हवाले से। उसी डेफिनेशन को मैं पहले या उसी पॉइंट को मैं यहाँ पहले रिपीट कर दूँ जो आप लोगों ने इससे पहले फर्स्ट ईयर में इसके बारे में पढ़ा था। एल्गल ब्लूम हम बेसिकली कहते किसे हैं, या यूट्रोफिकेशन हम किसे कहते हैं। बहुत दफे आपने देखा होगा कि स्टैग्नेंट जो वाटर होता है, जो फ्लो नहीं कर रहा, या समटाइम आपको लेक्स या स्ट्रीम के अंदर भी ये फिनोमेना देखने में मिलता है कि वहाँ पे पानी के ऊपर आपको बड़ी एक्सेसिव कम यानी झाग नजर आ रही होती है और उसमें बैड स्मेल भी प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये जो दोनों बेसिकली फिनोमेना है, इसको हम कलेक्टिवली यूट्रोफिकेशन का नाम देते हैं। रीजन उसकी क्या है, इफेक्ट्स उसके क्या क्या हो सकते हैं, इसका जिक्र हम इसी पॉइंट में करेंगे। यूट्रोफिकेशन, पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन किए दूं। यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि वाटर रिजर्वायर के अंदर, खास करके लेक और स्ट्रीम के अंदर, डिफरेंट माइक्रोब की प्रेजेंट होने की वजह से या फिर वहाँ पे फॉस्फेट और नाइट्रेट की अबंडेंस की वजह से न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। उन न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन्स है, जिनमें ज़्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी और दूसरे एल्गल मेंबर्स आते हैं, वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा उनकी ग्रोथ होगी या बैक्टीरियल ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी, उतना ही उनकी
जो पॉपुलेशन है वो डोमिनेट करेगी एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर। ड्यू टू देयर डोमिनेंस होता क्या है कि वो एक्सेसिवली पूरी की पूरी वाटर लेयर को कवर करते चले जाते हैं, लेकिन उस एक्वाटिक इकोसिस्टम के अंदर सिर्फ एल्गल मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते, वहाँ पे प्लांट भी मौजूद हैं, एनिमल भी मौजूद है। तो करेंगे क्या कि ये जब पूरी की पूरी एक लेयर बना देंगे, स्कम बना देंगे, तो वो स्कम लाइट की जो पेनिट्रेशन है, सनलाइट की जो पेनिट्रेशन उस एक्वाटिक इकोसिस्टम में या वाटर में होना चाहिए, जिसको प्लांट यूटिलाइज कर रहा था प्रोडक्शन करने के लिए, वो अब उसके लिए खत्म हो जाएगी। नॉट ओनली दिस वन, बल्कि उसके साथ साथ जब जैसे ही इनकी पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होगी इन प्लैंक्टन की, तो उसके साथ साथ क्या होगा, ये वाटर में मौजूद ऑक्सीजन को एक्सेसिवली यूटिलाइज करेंगे। जब उस ऑक्सीजन को ये एक्सेसिवली यूटिलाइज करेंगे तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म जिनमें फिश है या बाकी दूसरे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, एनिमल मौजूद हैं, उनके लिए ऑक्सीजन इतनी अवेलेबल नहीं होगी कि जिससे वो अपनी रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज को फुलफिल कर सकें। तो बेसिकली होता क्या है कि अल्टीमेटली उन तमाम ऑर्गेनिज्म की, जिसमें बहुत बड़ी फिश की पॉपुलेशन है, दूसरे और एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, उनकी पॉपुलेशन कम होती चली जाती है और फाइनली वो डेड हो जाते हैं। एक और वल्नरेबल जो यहाँ पे थ्रेट है, वो वल्नरेबल सिचुएशन है, वो ये है कि इनके डेड होने की वजह से जो डिकम्पोजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड यू नो वेरी वेल कि डिकम्पोजर जो हैं वो जब अपनी एरोबिक एक्टिविटीज़ यानी एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे तो वो भी जो उसमें मौजूद ऑक्सीजन होगी उसको एक्सेसिवली यूटिलाइज करेंगे। सो ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स जो फॉस्फेट और नाइट्रेट के एडअप होने की वजह से हुए, उसने एल्गल की ग्रोथ को फेवर किया। एल्गल की ग्रोथ ने अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स की ग्रोथ को फेवर किया, जिसने ऑक्सीजन की भी डिप्लीशन कर दी, लाइट की पेनिट्रेशन को रोक दिया, जो बाकी ऑर्गेनिजम्स मौजूद थे उनकी डेथ की रीजन बना। तो ये है बेसिकली यूट्रोफिकेशन या एल्गल ब्लूम का फिनोमेना। As far as the definition is concerned, I mention here that enrichment of the nutrient which favors the growth of phytoplankton, which mainly include blue-green algae, bacteria in water, जो ultimately deprive करेंगे ऑक्सीजन for living organism like plants and animals. उसके साथ साथ यूट्रोफिकेशन का फिनोमेना एक और, चूंकि वहाँ पे एक्सेसिवली सल्फर कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है या दूसरे बैक्टीरिया, उनकी जो ग्रोथ है वो एक्सेसिव हो जाती है। इसकी वजह से वो वाटर के अंदर एक फाउल स्मेल भी प्रोड्यूस करेगा, बैड स्मेल प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन विच इज कॉज ड्यू टू द यूट्रोफिकेशन फिनोमेना। आगे मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को शॉर्ट किया है और पूरे के पूरे आगे नेक्स्ट में आप लोगों के साथ आपकी बुक का एक पूरा इमेज भी शेयर करूंगी जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। तो कॉजेज क्या क्या है यूट्रोफिकेशन के। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस जैसे मैंने आपको प्रीवियस जो स्लाइड थी उसके अंदर मैंने जब आपको डिस्क्राइब किया था यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस, उसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो मेन कॉज है उसका वो डेफिनेटली चूंकि ये न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट की वजह से होता है, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स की वजह से होगा, तो वो न्यूट्रिएंट्स का जो जो सोर्स होगा वही बेसिकली यूट्रोफिकेशन का सोर्स भी बनेगा। तो पहला उसका सोर्स फीड लॉट्स हो सकते हैं, यानी करीब में अगर कोई ऐसी चरागाहें मौजूद हैं या वहाँ पे कोई एनिमल मेन्योर वगैरह या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो लीच डाउन करके फ्लो करके वाटर रिजर्वायर के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से फॉस्फेट और नाइट्रेट्स अबंडेंट हो जाते हैं। सेकेंड, उसमें सीवेज वाटर है। सीवेज वाटर में वी नो वेरी वेल कि उसमें कुछ हद तक सॉलिड वेस्ट भी होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसमें डिजोल्व सब्सटेंसेस होते हैं वो नाइट्रेट्स और फॉस्फेट के होते हैं, जो वाटर का परमानेंट वाटर के अंदर मौजूद रहते हैं। यही पानी जब किसी भी रिवर या लेक का हिस्सा बनेगा तो अल्टीमेटली वो उस वाटर के अंदर एडअप होंगे, जो कि यूट्रोफिकेशन को फेवर करता है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इसका कॉज है वो जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जैसे जैसे वाटर को ट्रीट करवाया जाता है तो उसके साथ साथ उसमें मौजूद नाइट्रेट्स और फॉस्फेट ये भी दूसरे वाटर के साथ फ्लो करते हैं, राइट, दूसरे वाटर के अंदर फॉल होंगे, विच इज अ लेक वाटर और अ रिवर वाटर, जो अल्टीमेटली यूट्रोफिकेशन की वजह बनता है। फोर्थ रीजन फर्टिलाइजर्स का, बेसिकली फर्टिलाइजर जो कि आपको पता है यूरिया है, फॉस्फेट और इन सब की शक्ल में होते हैं। तो जब भी किसी फील्ड में फर्टिलाइजर दिया जाएगा या प्लांट्स को फर्टिलाइजर दिया जाता है, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे सब्सटेंसेस सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे। रेनफॉल होता है तो रेनफॉल के रिजल्टेंट में वही फर्टिलाइजर जो है, जो कि फॉस्फेट और इनके अंदर नाइट्रेट्स मौजूद हैं, वो फ्लो करेगा और वाटर रिजर्वायर के अंदर फॉल करेगा। तो उन फर्टिलाइजर्स की एडअप होने की वजह से अगेन न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, जो कि अल्टीमेटली यूट्रोफिकेशन को फेवर करेगा।
The last and final cause of this eutrophication is animal manure, which is ultimately rich organic source. इन तमाम जो organic substances इनका एक rich source होता है, which excessively contain phosphates and nitrates. So ये कुछ causes थे जो कि eutrophication के process को favor कर रहे थे. यहाँ पे आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपके सामने बुक का एक पूरा इमेज लिया गया है, जिसमें मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी किया है ताकि आप लोग इसको मजीद अंडरलाइन कर लें. दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट वन. आगे आएंगे हम अगले पॉइंट की तरफ, विच इज अबाउट द टेरेस्ट्रियल एंड इकोस्फेरिक इकोसिस्टम. सबसे पहले मैं डिफाइन की तो हमारे कल के लेक्चर में ही जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एक्सप्लेन किया था, तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इकोसिस्टम की दो टाइप होती हैं नेचुरल इकोसिस्टम की. एक वो जो लैंड पे मौजूद है और दूसरा वो जो वाटर यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम कहलाता है. लैंड पे मौजूद इकोसिस्टम को हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या लिथोस्फेरिक इकोसिस्टम का नाम भी देते हैं. इस इकोसिस्टम में सनलाइट बहुत एक्सेसिवली प्रेजेंट होता है और सॉइल जो है वो एक मेन सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ता है वो वाटर की अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना होता है. तो वाटर जो है वो इन ऑर्गेनिजम्स के लिए या इन पॉपुलेशन जो कि यहाँ पे रह रही होती हैं उनके लिए एक लिमिटेड सोर्स होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे मौजूद ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर रहे होते हैं. उनमें हमारे पास दो बहुत अहम फैक्टर हैं, एक टेम्परेचर है और दूसरा एयर है. सबसे पहले हम बात करेंगे टेम्परेचर की. टेम्परेचर के हवाले से अगर हम देखें तो ओवरऑल टेम्परेचर अनइवनली डिवाइडेड होता है इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, यानी जो इसका लैंड पार्ट है उसके ऊपर अनइवन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है. 3 स्पेसिफिक जोन बनते हैं जिसका जिक्र आपकी बुक में किया गया है. इसमें एक पोलर जोन बनता है या पोल्स के एरियाज बनते हैं, दूसरा उसमें टेम्परेट जोन है एंड द थर्ड वन इज द ट्रॉपिकल जोन. ये तीनों जोन बेसिकली क्या होते हैं, जमीन के किनारों पे जहाँ सनलाइट बहुत कम पड़ रही है और ऑलमोस्ट बहुत ही कम मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़ रही होती हैं, और वो मतलब प्लैनेट अर्थ या ग्लोब अगर आप उसको देखें तो वो बिल्कुल कॉर्नर के एरियाज होते हैं, उनको हम पोलर रीजन का नाम देते हैं. पोलर रीजन पे चूंकि डायरेक्टली सनलाइट नहीं पड़े लिहाजा बहुत ठंडे इलाके होते हैं और ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम टेम्परेचर फ्रीजिंग रहता है. जबकि दूसरा जो रीजन आता है वो टेम्परेट रीजन आता है जहाँ सर्दी गर्मी दोनों तरह की सिचुएशन होती हैं, और कुछ सीजन्स ऐसे आते हैं जिसमें जो टेम्परेचर है वो वहाँ की लाइफ यानी एनिमल और प्लांट लाइफ दोनों के लिए बड़ा फेवरेबल टेम्परेचर होता है. यहाँ एक्सट्रीम्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, यानी कोल्ड क्लाइमेट भी है यहाँ पे और वार्म क्लाइमेट भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है. थर्ड हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रीजन्स की, जिसमें ज़्यादातर जो ड्यूरेशन है वो वहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम ज़्यादा पाई जाती हैं, वार्म क्लाइमेट ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ साल में कुछ ऐसा ड्यूरेशन भी आता है कि जिसमें वहाँ पे थोड़ा बहुत फेवरेबल टेम्परेचर होगा. सो बेसिकली टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये 3 जोन प्रेजेंट है, पोलर, टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल जोन. सेकेंड जो फैक्टर है लैंड के ऊपर लाइफ को इफेक्ट करेगा, दैट इज एयर, जिसकी ओवरऑल कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है बिकॉज इट्स कॉन्स्टेंटली इन मोशन. वहाँ पे मौजूद लैंड के ऊपर मौजूद जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक्सेसिवली कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है प्लांट्स को, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज के लिए दोनों ऑर्गेनिजम्स होंगी, और इन दोनों गैसेस की जो अवेलेबिलिटी है वो इस एयर के अंदर जो लैंड के ऊपर मौजूद है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट होती है. हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज एडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम. इसमें हम दो मेन एडेप्टेशन की बात करेंगे. फर्स्ट इज द सपोर्टिंग टिश्यू एंड सेकेंड इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर. सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्टिंग टिश्यू की. सपोर्टिंग टिश्यू में ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स को इंटरनली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. मोस्टली इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो ग्रेटर फोर्स है जिसके अगेंस्ट उन्हें सपोर्ट चाहिए होती है, दैट इज अ ग्रेविटी. तो प्लांट्स के अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट हैं, दीज आर वेस्कुलर बंडल्स, जिनमें दो बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं. वन इज अ जाइलम एंड सेकंड इज अ फ्लोएम. जबकि आप जानते हैं कि जाइलम जो है वो वाटर की कंडक्शन के लिए है और फ्लोएम जो है वो फूड की कंडक्शन के लिए होगा. जबकि एनिमल के अंदर जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं उनमें स्केलेटन प्रेजेंट होता है. सेकेंड एडेप्टेशन जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी उनमें कंजर्वेशन ऑफ वाटर है. कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज बेसिकली आ रेगुलेटरी मैकेनिज्म जिसको हम होम्योस्टेसिस का नाम भी देते हैं. सेकेंड ईयर में हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट होम्योस्टेसिस के बारे में है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है. तो हम उस चैप्टर में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे. तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर के लिए प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो मोस्टली बार्क है, जबकि एनिमल के अंदर स्किन स्ट्रक्चर इस पर्पज के लिए प्रेजेंट होता है.
दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। मैं आज के लेक्चर को समराइज किए देती हूँ। आज के हमारे लेक्चर के जो टॉपिक्स थे उसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा मैन्स इंटरवेंशन इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसमें दो बहुत अहम जो फिनोमेना है वाटर पोल्यूशन के, वन इज यूट्रॉफिकेशन एंड सेकेंड इज एसिडिटी इन वाटर, जिसका हमने डिटेल से जिक्र किया। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था दैट वाज अबाउट द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। In this terrestrial ecosystem, we first of all define that terrestrial ecosystem and then we enlist the few properties of terrestrial ecosystem, और उन प्रॉपर्टीज को हमने डिटेल से डिस्क्राइब किया कि वो प्रॉपर्टीज किस तरह से इफेक्ट कर रही होती हैं। एंड द थर्ड वन इज हमने एडेप्टेशन की बात की। एडेप्टेशन जो कि लैंड पे रहने वाले एनिमल और प्लांट के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन है जो कि लैंड के ऊपर रह रहे होते हैं। एक कंजर्वेशन ऑफ वाटर है और दूसरा उसके अंदर सपोर्टिंग टिश्यू है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट उसके बाद ये अगेन मैंने जो हमारे अगले दोनों पॉइंट्स हैं उसकी भी आप बुक की एक पूरा का पूरा जो है वो मैंने इमेज यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर किया और कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास असाइनमेंट। मैं इसी लेक्चर में असाइनमेंट को डिस्क्राइब किए दूँ। आपको जो कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से कुछ के आंसर्स आपको बुक में से ही मिलेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन है वो इट इज़ क्रिएटिव वन, कि आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना है कि पंजाब में खास तौर पे कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स के अंदर आते हैं। आपने उनके नेम लिखने हैं, आप लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है और इसके आंसर्स अपने कल के डे में जो असाइनमेंट है उसको कंप्लीट करना है। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।